प्रकाश? कहाँ है प्रकाश? क्या क्या कभी प्रकाश नहीं होगा इस कक्ष में? हाँ रानी माँ, आपके हर कक्ष में तो प्रकाश है। क्या इससे बच निकलने के लिए एक भी अंधेरा कक्ष नहीं रहेगा? कहीं भी अंधेरा क्यों रहे? ताकि प्रकाश पहचाना जा सके। अंधेरे कक्ष में रहते रहते तेरी बातें भी अंधकार जैसी ही हो गई है। मुझे तो हर रोज ये भूल भुलैया नजर आता है। राजा ने पृथ्वी का हृदय भेद आपके लिए ये विशेष कक्ष बनवाया है। जो कमरे हैं उनमें आखिर क्या कमी है जो इसे? प्रकाशित कमरों में तो महारानी सभी का आना जाना लगा रहता है। इस अंधकार में ही केवल आपसे मिलन हो सकता है। तो मैं राजा से अंधेरे में ही मिलूंगी? क्या मैं कभी प्रकाश में उनके दर्शन नहीं कर सकूंगी? नहीं, मुझे प्रकाश चाहिए। मैं प्रकाश के लिए छटपटा रही हूँ। तो मुझे कहीं से प्रकाश लाकर दे दे, मैं तुझे अपना कंठ हार दे दूंगी। क्या ये मेरे वश में है देवी? जहाँ भी स्वयं अंधकार रखते हैं, क्या वहाँ मैं प्रकाश कर सकूंगी? शायद ये आ गए। सातों संतान में तुम्हारा ये पांचवा प्रकाश एक पूरे भारतवर्ष का प्रकाश बनेगा। तुम्हें प्रकाश को जन्म दिया है, तुम आज से उसी के आलोक में आलोकित हो। तुम अब एक आलोक वर्षी समय की प्रतीक्षा करो महारानी। वो भीतर से ऋषि और बाहर से राजा होगा। तुम धन्य हुई माता। अरे कहाँ मर गई? बोल मेरे तोते। जल्दी जल्दी दर्शकों को ये बता दे कि आज नाटक कौन सा दिखा रहे हैं हम लोग। तू बोल। हाँ, मन विभीषण है। नहीं, इस बार कॉमेडी नहीं। 2 साल से ऑडियंस कॉमेडी ही देख रही है। हाँ, तो क्या इस बार नाटक में कॉमेडी का कोई चिन्ह नहीं होगा? बुद्धू है। अच्छा ये बता, चिड़िया जब उड़ती है तो आसमान में कोई निशान छोड़ती है? ना। मछली जब तैरती है तो पानी में कोई निशान छोड़ती है? ना। उसी तरह जब योगी लोग कोई काम करते हैं तो कोई निशान नहीं छोड़ते। अब जल्दी जल्दी ये बता कि नाटक कौन सा है? मालवा का राजा। अच्छा, चलो। मांगत मोती न माल नहीं मांगत मोतों से भोजन पानी। सारी मांगत न हो, सारी मांगत न हो मकरंद न चारी। बाजत हो ना चहूं शकुंतला रानी। तो लीजिए प्रस्तुत है महाराज दुष्यंत और महारानी शकुंतला। ऐसे क्या देख रहे हो? ये कभी नहीं देखा।
कौन हो तुम ऋषि कन्या और क्या चाहिए तुम्हें राजा दुष्यंत से? महाराज, ये आपको क्या हो गया है? अपनी पत्नी शकुंतला को नहीं पहचान रहे? ये बालिका है महाराज, कोई बच्चा नहीं जो आप भूलने का अभिनय करें। अभिनय? नहीं नहीं नहीं, अभिनय शब्द बोलना नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन देना। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। आश्चर्य से अभिनय शब्द कर। देखो तुम्हारे बाबूजी आ गए। आइए ब्रजनाथ जी, आइए आइए। फिर कभी, चलो। कब तक तुम नाटकों में इस तरह लड़कियों की भूमिका करते रहोगे? हाँ? कभी शकुंतला तो कभी पोर्शिया। संस्कृत इसलिए पढ़ी है तुमने कि अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला का रोल करो। हमारे घर में भागवत प्रवचन की परंपरा है। अब सोच लो, तुम कंधे पर दुपट्टा रखोगे या फिर उत्तरीय? वो देखो, देखो तुम्हारी गुरु का घर। रात भर पढ़ते रहते हैं, तब जाकर हो सके पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य। अब सोच लो। क्या तय किया है? एमए की परीक्षा पास कर बाबूजी की तरह मैं धर्म प्रचार में अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। और माँ, तुम्हें पता है उन्होंने जब से सुना है कि तुम नौकरी नहीं करोगे, उनके चेहरे पर सिर्फ आंसू है। कह रही है फिर बीए पास करके क्या? गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापकी का काम है, हर महीने 40 रुपए मिलेंगे। 40। 1884 में 40 रुपए का मतलब समझते हो? कुछ ही दिनों में ये 60 रुपए हो जाएंगे। 60। सोच लो। ठीक है, लेकिन गुरुजी के आदेश पर मैं प्रयाग हिंदू समाज जरूर बनाऊंगा। प्रयाग हिंदू समाज बना और उसके थोड़े ही समय बाद मोहन अपने गुरु आदित्य राम भट्टाचार्य के पास कोलकाता चला गया है। 1986 दिसंबर के आखिरी सप्ताह इंडियन नेशनल कांग्रेस के तृतीय सम्मेलन में वे भाग गए और गुरु की अनुमति से वे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के समर्थन में पहली बार भाषण देते। मन में फिर मालवा की धुन तैरती रहती, मानो हृदय में मालवा का राजा कुछ और निर्देश दे रहा। याद है जब वो मोहन वो सती हो रही है। इस पीढ़ी के अंत के साथ ही इस प्रथा का पूरी तरह अंत भी हो सकता है। राजा राम मोहन राय और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे पहले ही संकट किया है, लेकिन अभी भी पूरा अंत नहीं हुआ। वो देखो कैसे उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं, पशु की तरह दास बनाकर। क्या कर सकते हो? ये झूठ है। झूठ है? जिसे तुम अपनी खुली आंखों से देख रहे उसे झूठ कह रहे, तो तुम्हारे लिए सत्य क्या है मोहन? सत्यमेव जयते। भारत में निरंकुश संस्थाओं को बचाने का प्रयत्न करने की बजाय प्रतिनिधि संस्थाएं प्रतिष्ठित करना ही अंग्रेजों का कर्तव्य है। बिना प्रतिनिधित्व कोई टैक्स नहीं, यह अंग्रेजी राजनीति का मूल मंत्र है। और यदि ऐसा है तो बिना प्रतिनिधि संस्थाएं प्रतिष्ठित किए भारतवासियों पर टैक्स का बोझ लादते जाना अंग्रेजों के लिए सर्वथा अनुचित है। कांग्रेस का अस्तित्व हमारी क्षमता की पहचान है। किसी अच्छे अंग्रेज को यह जानकर दुख होगा कि भारत सरकार निरंकुश है, वह हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करती है। प्रतिनिधि का अधिकार ब्रिटिश प्रजा का मौलिक अधिकार है और यह हमें भी मिलना ही चाहिए। क्या हुआ मोहन, इतने दुखी क्यों? और ये किताब किसकी है?
एंटोन चेखोव आज नहीं रहे। तुम्हारा एक रूसी लेखक मर गया और तुम इतने सुखी। यहाँ 1 लाख लोग मर गए हैं, तुम्हें उन्हें कोई दिखा नहीं। देखो देखो, चीख और चुप के बीचों बीच एक सामूहिक चित्कार कोलकाता के आकाश का काला बादल बन गई। उनकी आर्तनाद सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? मुझे पता है आज बृहत्तर बंगाल का विभाजन हो गया है। मालवा का संस्कार, बाहर से ऋषि, भीतर से राजा, आज की चिंता में डूब गया है। प्रयाग लौट चले, कोलकाता में रहकर ही संघर्ष करें। धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म। मोहन कोलकाता चला गया है, मैं अकेली नहीं। मैं कहाँ अकेली? सास है, ससुर है, बहुत लोग तो है मेरे इर्द गिर्द। फिर भी इतना सुनापन क्यों है? कोलकाता में स्त्रियां क्या करती हैं, कैसी होती हैं? कैसे पुरुष हो? इतना भी नहीं जानते कि पुरुष को जमीन भी चाहिए और आसमान भी? स्त्री बोनजाई होकर नहीं जी सकती। मुझे पढ़ना है तो पहले मुझे पढ़ने की भाषा सीखो। तुम तो अपनी ही भाषा में पढ़ते आए हो अब तक। और कहते हो महाभारत का कारण द्रौपदी? पासा तो तुम्हारा सिर्फ एक बहाना है। तुम ही हमें फुसलाओ, तुम ही हमें शापित करो, तुम ही हमें पत्थर बनने से मुक्त भी करो। वाह, कौन कहता है पराधीन है पुरुष? मुक्त हो और कहते हो आग में जाओ और जल कर बताओ कि मैं पवित्र हूँ। तो हम सब चलें और चलकर अपनी अपनी चिताओं में बैठ जाएं। आज भी मैं वहीं बैठी हूँ, सदियों से बैठी हूँ। वे सब की सब चली गई। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा, सिर्फ मैं छूट गई। कब तक? कब तक हम यूं ही बेड़ियों में जकड़ी बैठी रहेंगी? बेड़ियों में मन लगातार निशान और निशान। कब तक? हाँ, कोई तो सुने मेरी पुकार, कोई तो सुने मेरी पुकार, कोई तो। कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं मैं? अब कोई भी स्त्री चिता पर नहीं बैठेगी। अब आप उठेंगी और लड़ेंगी। देश की स्वाधीनता में बड़ा पहला कदम अब आपका होगा। वे कौन थे? कौन थे वे? मोहन, हम सब के मोहन। रविंद्रनाथ ठाकुर विरोध किया। अब ये स्वर सामूहिक विद्रोह का स्वर बन जाएगा। सारी फसलें काट दी गई, घर में अन्न का एक दाना नहीं। घर से रोटियां चुरा कर ले जाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये खा ले। टैक्स लगाते हैं।
पिताजी का पत्र आया है। मोहन, भले ही तुम मुझसे उम्र में 4.5 साल छोटे हो, किंतु मुझे अपना मित्र मानते हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, ये सत्य है कि तुम मुझे अपना मित्र मानते हो, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल असत्य है कि जिन 8 संपादकों तुमने राजद्रोह के कारण जेल जाना पड़ा, उनको तुमने आर्थिक सहायता की। मैंने जो कुछ भी किया है इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता को दृढ़ बनाने के लिए किया। और रही बात सहायता की, तो मैं कैसे ना करता। क्या कोई पिता कभी अपने पुत्रों का मतभेद के कारण साथ छोड़ देता? विशेषतः उन पुत्रों का जिनकी देशभक्ति चमचमाते हुए स्वर्ण के समान समुज्वल है। नहीं, मैं ये पाप अपने सर नहीं ले सकता कि द्रोणाचार्य की भांति अभिमन्यु की हत्या का मैं दोष भागी हूं। नहीं। माफ करना मोहन, मैं तुम्हें अभी भी बचपन का मोहन मानता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि अब तुम 48 साल के मदन मोहन मालवीय बन चुके हो। छोड़ो इन बातों, ये बताओ, क्या अभी अपने गृहनगर प्रयाग जाना होता है? घर तो सबका ईश्वर का घर ही होता है सुंदरलाल जी, तो मेरा गृहनगर भी वही है। पर जहां तक पैतृक कुल की बात है, वो मालवा में। मालवा जो झांसी और बुंदेलखंड के बीच में आज एक छोटा सा गांव है, जहां से हमारी शुरुआत हुई, जहां से हमारी खबर मिलती है। मालवा से ही आने के कारण हम लोगों को पहले मल्लई कहा जाता था, उसे बाद में मैंने संस्कृत निष्ठ करके मालवीय कर दिया। सुनने में ये कहीं अच्छा लगता हो? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे परिवार में एक मान्यता रही है कि मालवीय का संबंध संदीपनी मुनि के वंश से रहा, और इसलिए अब मेरे मित्र पंडित मदन मोहन मालवीय। तुम्हारी इस हंसी में मुझे दुखद ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है मोहन? पूर्वजों की बात से मुझे पिताजी का अंतिम समय याद आ गया। प्रयाग में मिंटो पार्क के उद्घाटन का उत्सव आयोजित था। सारे अतिथि आ चुके थे, उसका संस्थापक और नियोजक मैं ही था। साथ ही साथ पिताजी के अस्वस्थ होने की खबरें भी आती जा रही थी। बस आ रहे हैं, मैं यही करता जा रहा था। अंततः मैं वहां पहुंचा था, लेकिन पिताजी की आवाज अंतिम प्रणाम। किंतु बाद में इसके प्रायश्चित में मैंने एक दोहा लिखा। मन पिरात धीरज छुटत, समुझी चूक अरूपा, सब प्राणिन के प्राण प्रभु, क्षम मिटे संताप। एक आदमी के लाने से नहीं मिलती। यह एक लंबी प्रतिक्रिया है। मेरी भूमिका यही तक थी। अब इस देश की आजादी का नेतृत्व करने के लिए कोई और आ गया है। कौन? उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी।
बनारस में माधवी जी की सभा में मैं फिर वही बात दोहराने जा रहा हूं जो मैंने आज से कई साल पहले 1890 में कही थी कि सरकार ने उन सज्जनों को सदस्यता के लिए चुना जो जनता के हितों और निर्देशों का निर्भीकता से प्रतिपादन करने में पूर्णतया से असमर्थ रहे, जिनकी काउंसिल में उपस्थिति ने जनता के कष्टों को सिर्फ बढ़ाने का कार्य किया है और कुछ नहीं। इन्हीं कारणों से मैंने अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशन का प्रबंध किया है। साथ ही एक और पत्र प्रकाशन पर विचार किया जा रहा है जिसकी लिपि नागरिक। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 सालों से मैं इसी लिपि में अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र निकालता आ रहा हूं। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं माधवी जी, क्योंकि आपके ही प्रयासों से 14 अप्रैल 1900 को अदालतों में फारसी लिपि के साथ साथ नागरी लिपि की चलन की आज्ञा जारी हुई। मानवीय जी की जय, मानवीय महाराज की जय। वसंत पंचमी के ही दिन अभ्युदय आरंभ हुआ। वसंत पंचमी के ही दिन विश्वविद्यालय भी आरंभ हो तो एक नया अभ्युदय। इस रोलेट एक्ट का विरोध तो होना ही चाहिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये सभा छोड़ के जा रहा हूं। तो क्या हम उससे डिसाइड वोट करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि आज रात पहले ही कोई वहां पहुंच चुका है और आज ही से वो वहां आंदोलन पे बैठ भी रहा है। कौन है? मोहनदास करमचंद। माधवी जी, आपसे हम सभी कृतज्ञ हैं। हम सभी आपसे आशान्वित हैं माधवी जी। किंतु मैं सोच रहा हूं इस बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। फिर कोई और जाएगा हमारी जगह। कौन? मैंने बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। ये जाएंगे हमारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। हमारी ओर से हिस्सा लेंगे मोहनदास करमचंद। लेकिन आपको भी चलना होगा मालवी जी, मैं तो आपका अनुज हूं। हम सभी जाएंगे। हम सभी जाएंगे। तू मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है। क्या हुआ? मैंने तुझे गांधी जी और मालवीय जी का भाषण लाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो? नहीं हो सकता। मैं नेशनल आर्काइव गई थी। 5 मिनट के 10,000 मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आइला, तो अब क्या करें? करना क्या है, दर्शकों से माफी मांगते हैं और चलते हैं। आपको नींद नहीं आ रही? देश को भी अब जाग जाना चाहिए। संघर्ष बहुत हो चुका। राष्ट्र का जागरण अनवरत होना चाहिए। नींद के लिए अब कोई जगह नहीं बची। इस जागरण में मेरी भी कोई भूमिका होगी, या मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर दारागंज मोहल्ले की हर रात गुजरने वाली रेलगाड़ियों और झिंगुरों की आवाज सुनती रहूंगी? मुझे अब दिन में अंग्रेजों की बूटों की आवाजें नहीं, युवाओं के वंदे मातरम के नारे नहीं, कुछ और सुनना है। ठीक है, सुनोगी। कल सुबह तुम सब कुछ सुनोगी, लेकिन पहले स्वरोजगार, फिर स्वदेशी, तब स्वराज। अब सोने से पहले गीता का ये श्लोक सुनो। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये श्लोक गीता के 5वें अध्याय का श्लोक है। इसका अर्थ है कि कर्ता कर्म और कर्मफल से ईश्वर ने अपने आप को मुक्त रखा है।
कर्ता और कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है जिसे वो बरत रहा। कभी अगर मैं विश्वविद्यालय बना पाया तो वहां नियमित रूप से गीता के प्रवचन करवाऊंगा। मेरे पिता कथावाचक थे। बचपन से यही एक आशा है जो अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई। अरे क्या बात है? मालवीय जी आज पहली बार चिंतित हुए हैं। किस बात पर? हिंदू विश्वविद्यालय के भविष्य पर। मालवीय जी, ये देखिए, ये वही लोग हैं जिनको आपने बचाया है। क्या कोई ये बात भूल सकता है कि एक समय आपने वकालत छोड़ दी थी, पर जब देश के युवाओं को चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान एक वकील की जरूरत पड़ी तो आपने वकालत फिर से शुरू की और 143 लोगों को फांसी से बचाया। तो ये चिंता किस बात की है मालवीय जी? सुंदरलाल जी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रथम कुलपति के तौर पर। गांधी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस संसार में एक उद्देश्य और एक निश्चित कार्यक्रम लेकर उत्पन्न हुआ। इसके मंदिर के ज्ञानमय स्तंभों से अंधकार में पड़े हुए इस संसार में प्रकाश देने और मनुष्य मात्र को परम ज्योतिर्मय परमेश्वर के झांकी दिखाने के लिए ये प्रकट हुआ है। तो आपने सुना नहीं डॉक्टर बेसेंट ने क्या कहा? क्या? तो आप सुनिए। We are the foundational part of beauty, the divine grace, the beautiful smile on the face of males. We must know, what does India want? It wants to be free, as the Englishman is free in England, to be governed by her own people, freely elected by herself, to make and break the ministries at her own will, to carry arms, to have her own army, her own navy, her own volunteers, to educate her own people, to irrigate her own lands, to mine her own ores, to mint her own coins. What do you think, Sister Nivedita? The idea behind word female is not feminine emotions, not feminine body and gesture. The idea behind word female is feminine principles. What we have to do is to do whatever comes before our eyes. Help will come. Now I am going to start a movement, the Sons
बिल्कुल। डॉक्टर बेसेंट ना होती तो ये विश्वविद्यालय भी ना होता। हाँ, वे बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या बिल्कुल ठीक कह रही है? भारत में शिक्षा का स्तर ऐसे सुधरेगा? तो कैसे सुधरेगा? स्त्री शिक्षा का स्तर बढ़ाने के और भी तरीके हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने त्रिपुटी मानी थी। हमें एजुकेशन के विषय में ठीक से सोचना होगा। नहीं, डॉक्टर बेसेंट बिल्कुल सही कह रही है। हमें अपनी नई शिक्षा नीति और संस्कृति नीति बनानी होगी। इसका नाम होगा ड्राफ्ट कल्चर पॉलिसी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी मानी थी। मालवीय जी, आप कैसे सोचते हैं शिक्षा के स्तर पर? मानी थी नहीं, तानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी। बोलो। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बहुत अच्छे। आओ अब संगीत।